हेलो, स्वागत है आपका प्रज्ञित मनोज पे। मैं हूं मनोज। आज हमारी दूसरी क्लास है नए की। अब हम देखेंगे आगे का क्या होता है कि हमने प्रीवियस में पुराने में देख लिया था कि थ्री और कॉन्सेप्ट और ट्राई, मतलब ये सब चीज़ें हमने चेक करी थी, पुराने में देखी थी। और हम अब देखेंगे आगे कि पूर्व स्वतंत्रता काल में भारतीय शिक्षा की कैसे उत्पत्ति होती है और क्या क्या इसमें रिफॉर्म होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, देखते हैं। जो आपका सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें जो बात की गई थी, जो इसमें जो गिरजाघर थे अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदी की शिक्षा, ऐसी अलग अलग धर्मों में अलग अलग शिक्षा दी जाती थी, अलग अलग सब अलग अलग माध्यम में। जैसे गिरजाघर थे, गिरजाघर किसके लिए होते हैं? अंग्रेज लोगों के, जो जहाँ पूजा होती है अंग्रेज लोगों की, तो वो गिरजाघर होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, इंग्लिश माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। देशी जो मंदिरों में होती है, तो वहाँ कैसे शिक्षा दी जाती थी? हमारी पहले से ही प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। हमारे वेद भी संस्कृत में है, हमारी गीता भी संस्कृत में, तो इसलिए हमारे जो देसी मंदिरों में हमारी कौन सी होती थी? संस्कृत में होती थी। और मदरसों में, जो हमारे मदरसे हैं, उसमें हमारी जो कौन कौन सी भाषा चलती थी? फारसी और अरबी। तो हमारी शिक्षा भी इन्हीं माध्यमों में दी जाती है। ठीक है, ओके। और भारत में जो 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 वर्तमान शिक्षा की प्रणाली का, इसका जो उदय कब हुआ था, आरंभ कब हुआ था? जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था। अंग्रेजों के आगमन के बाद हमारे हमारे जब अंग्रेज हमारे यहाँ रहने लगे, तो उन्होंने मतलब एक नीड समझी हमारे अपने लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए। तो उन्होंने क्या हुआ, फिर उन्हें उन्हें हिंदी इतना मतलब भाती नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने क्या था, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करा। तो कौन सी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में इंग्लिश का उदय कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में, ठीक है। 19th सेंचुरी के अबाउट उसका इंग्लिश, मतलब भारत में शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ, मतलब जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो हमारी स्कूल सिस्टम है, ये सब। ठीक है, और इंग्लिश का भी उसी टाइम उदय हुआ था, क्योंकि 1813 का जो एक्ट आया था, उसी में हमने, मतलब सॉरी 1813 नहीं, 1835, जो 35 को मैकालेज मिनट आया था, उसमें हमने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण हर 20 साल के बाद होता है। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया का जो चार्टर था, उसका जो नवीनीकरण था, हर 20 साल के बाद होता था। जैसे सबसे पहला एक्ट, जो चार्टर एक्ट कब आया था? सबसे पहला आया था, आपको एक बार बता दो, ये थोड़ा हिस्ट्री का फैक्ट है। सबसे फर्स्ट वाला चार्टर एक्ट कब आया था? 1773। ठीक है, अगला कब आया था? 1793। तो इसमें बीच में गैप कितने का है? 20 ईयर्स का। ठीक है, फिर कब आया था? 20 ईयर के। ठीक है, फिर कब आया था? 1813 में। ठीक है, तो इसका गैप कितना हो गया? हर साल 20 ईयर का गैप होता है। तो ये मतलब जो जो हर साल, हर 20 साल के बाद, मतलब एक नया चार्टर एक्ट आके जो ब्रिटिश संसद इसका नवीनीकरण करती थी। मतलब एक नए, अब मतलब 20 साल तक इसमें मतलब काम करने की अनुमति देती थी। फिर अगले अगले वाले चार्टर एक्ट में किस हिसाब से कौन से रूल होंगे, तो वो अगले चार्टर एक्ट में बताती थी। ठीक है, आपका ऐसे ही एक, आपको अभी मैंने बात करी थी 1813 का जो घोषणा पत्र आया था, उसमें हमने क्या बात करी थी? उसमें हमने बात करी थी जो 1 लाख रुपए की धनराशि है, धनराशि खत्म करने का मतलब हमने प्रावधान रखा था। 1 लाख की धनराशि क्या थी? ऐसे थी कि जैसे स्कूलों में, मतलब स्कूलों में इक्विपमेंट, तो ये सब चीजें, मतलब शिक्षा पर खत्म किया जाएगा। 1 लाख रुपए हमने, मतलब बात की गई थी कि 1 लाख रुपए हम अपनी, मतलब भारत की जो वर्तमान शिक्षा है उस पर हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये बात करी गई थी। और जो महारानी विक्टोरिया है, बर्तानिया के द्वारा शिक्षा के लिए सरकारी रूप से वित्तीय व्यवस्था की गई थी। जो मतलब जो ब्रिटिश संसद ने ही, वहां की संसद ने सरकारी मतलब रुपए की बात की गई थी, और ये 1 लाख रुपए उसी के रुपए थे। ठीक है, और हम देखेंगे, और हम क्या करते हैं, और हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि मैकालेज मिनट कब आया था सबसे पहले। ठीक है, ये माफी चाहूंगा, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे है 1835। ये असल में एनआईओएस में भी गलत डेटा दिया हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे आप सब लोग। ये 1835 में है। ठीक है, 1835 में आया था। ये इससे मैकाले मिनट क्यों कहा गया था? क्योंकि असल में जो ये आया था, जब देखा गया कि भारत में लोगों के लिए बहुत सारी मतलब दिक्कतें, मतलब अंग्रेजों के साथ दिक्कतें पैदा हो रही थी। उनके सही से जो उनके और उनके जो वर्कर्स से, जो भारत के लोग थे, उनके बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था।
तो वो क्योंकि वो हिंदी में बोलते थे और वो इंग्लिश में बोलते थे, तो उस चीज को इंटरेक्शन को उसके बीच के गैप को कम करने के लिए क्या हुआ, अंग्रेजों को ऐसा लगा कि हमें हमें अपने लोग, अपने जैसे लोग विकसित करने चाहिए, अपने जैसे लोगों का अपने जैसे हिसाब से डेवलपमेंट करता है, ताकि हमारा जो वर्क, जो हमारा काम है, ऑफिस का काम है, जो हमारे नौकर हैं, वो अच्छे से उनके बीच में हमारा इंटरेक्शन हो सके, हमारा काम और तीव्र गति से चल सके। तो इसकी वजह से क्या था, क्योंकि 1813 के टाइम मतलब भारत में लगभग ब्रिटिश का प्रसार हो रहा था, तो उसी चीज को लेके मतलब क्या हुआ, उन्हें एक नीड फील हुई। तो इसके चक्कर में उन्होंने क्या हुआ कि मतलब एक गवर्नर जनरल ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करता था, एक काउंसिल ऑफ परिषद, एक सर्वोच्च काउंसिल परिषद का एक सदस्य था मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को उन्होंने नियुक्त किया था इसी चीज के लिए। तो उन्होंने कि आप ऐसा कुछ कीजिए जो अंग्रेज लोगों के लिए, मतलब हमारे लोगों के लिए, कि जो हमारे लिए इंग्लिश की सुविधा कीजिए। तो इसके लिए मैकालेज मिनट आया था, उन्होंने एक एक्ट बनाया था, उसको मैकालेज मिनट कहा गया था। ये जो कब आया था, ये आया था 1835 में, 35 में आया था। मैकाले सर्वोच्च काउंसिल परिषद का एक सदस्य था, बाद में उसी को ये मतलब ड्राफ्ट तैयार करने की दी गई थी। और इसी मैकालेज मिनट में ही कहा गया था कि अंग्रेज को वो इंग्लिश को सर्वोच्चता, इंग्लिश जो भाषा थी, अंग्रेजी जो भाषा थी, उसको सर्वोच्चता निर्धारित की, और यहीं से अंग्रेजी का इंट्रोडक्शन किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस भी मैकालेज मिनट में ही इंग्लिश इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसने अंग्रेजी भाषा के माध्यम के पश्चात पाश्चात्य विज्ञान, अच्छा एक में दो चीजें होती हैं, पाश्चात्य एक पूर्वी। जो पाश्चात्य होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, वो सब पाश्चात्य के अंदर आती है, और हमारी जो पश्चिमी है, तो वो हम लोग आते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग आ जाते हैं पाश्चात्य। ठीक है, इसी विषय पर उसकी धारणा और विचार भारतीय शिक्षा के इतिहास में लॉर्ड मैकाले मिनट के नाम से प्रसिद्ध। जो उसने जो अंग्रेजी इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एक्ट तैयार किया था, उसी को हमने क्या कहा, मैकालेज मिनट कहा था। ठीक है, हम दूसरा पेज देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो क्या कहा था उसने, सबसे पहले, और जो मैकाले था, मैकाले का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, बहुत आता भी है, कि मैकाले ने कहा था कि उसने बहुत हिंदी और इंग्लिश को जब ऊपर उठाने के लिए उसने क्या किया, इंग्लिश को ऊपर उठाने के लिए हिंदी, संस्कृत और जो अरबी थी, फारसी थी, इन सब भाषाओं को बहुत तुच्छ बताया, बहुत मतलब घटिया किस्म की, मतलब कि इनसे कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसको बहुत गलत बताया। तो उसने इंग्लिश की सर्वोच्चता दिखाने के लिए एक सेंटेंस कहा था कि हमारे यहाँ की जो लाइब्रेरी है, हमारे जो इंग्लिश की लाइब्रेरी, अंग्रेजी की लाइब्रेरी है, जो यूरोपियन कंट्रीज की एक लाइब्रेरी, एक अकेली लाइब्रेरी की, मतलब एक अकेली अलमारी, एक मिनट में आपको लिख दे रहा हूँ, यूरोपीय देशों की लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी की लाइब्रेरी की एक इकलौती अलमारी समस्त भारत और अरब देशों के समस्त पूरे साहित्य, मतलब जैसे जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उन सबको मतलब उसने तुच्छ बता दिया, जो पूरे साहित्य से अच्छी है। मतलब उनकी अंग्रेजी की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी, सिंगल अलमारी, एक लाइब्रेरी की एक अलमारी, हमारे पूरे साहित्य, जितने भी हमारे हिंदी, संस्कृत और जितनी अरबी भाषा में जितने भी साहित्य लिखे गए, उन सबकी एक के बराबर है। मतलब उनकी एक लाइब्रेरी भी अच्छी है, उनकी एक अलमारी अच्छी है हमारे पूरे साहित्य से, ये उसने कहा था। ये क्वेश्चन आता भी है कि कभी कभी कि ये वाला सेंटेंस किस मतलब अंग्रेज ने कहा था, किस अंग्रेज का ये सेंटेंस है। ठीक है, और दूसरी चीज, इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे बोलते हैं हम अधोगामी का सिद्धांत, अधोगामी का निषेधन सिद्धांत। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये थ्योरी क्या थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कहा था कि जो ऊपर वर्ग के, जो भारत के जो उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए, वो क्या करेंगे, जैसे उच्च वर्ग के जितने इतने लोग हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो शिक्षा धीरे धीरे नीचे के वर्गों के लिए पहुंच जाएगी, नीचे के वर्गों में पहुंच जाएगी। तो ये क्या हुआ, उसने क्या कहा था, उसका मतलब था कि जो धीरे धीरे छन के, जैसे यहाँ से इसमें आई, फिर नीचे वर्ग में आएगी और नीचे, तो उसने यही अधोगामी का सिद्धांत दिया था कि धीरे धीरे अपने आप
पहुंच जाएगी। हमें कुछ लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, बाकी अपने आप ही शिक्षा धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। तो ये अधोगामी का सिद्धांत है, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। ये पूछा जाता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी, वो किसने दी थी, लॉर्ड मैकॉले ने। ठीक है, अब ये यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1937 में महात्मा गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या था, वर्धा कॉन्फ्रेंस, जो वर्धा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें क्या था, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था कि मतलब जो बुनियादी शिक्षा, जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक नीड्स को लेके जो शिक्षा दी जाती है उसको बुनियादी शिक्षा बोलते हैं। जैसे इंसान को अपने पैसे, मतलब खाने के लिए पैसा चाहिए, तो मतलब उस चीज को, नीड्स को पूरी करने के लिए जो शिक्षा दी जाती थी उसको बुनियादी शिक्षा की, बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और जो हमने बताया था, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निश्चित, वो किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने। और अच्छा क्वेश्चन आता है कि मैकाले मिनट किसके काल में आया था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में आया था। ठीक है, अब हम दूसरा ड्राफ्ट पढ़ेंगे, उसका क्या नाम है, बोर्ड डिस्पैच। बोर्ड डिस्पैच क्या था, ये 1853 में एक चार्टर एक्ट के तहत आया था। 1853 में एक चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ये आया था। ठीक है, कहीं कहीं इसका ये भी है कि 1853 का जो एक्ट था उसके तहत आया था, और ये भारत में लागू कब हुआ था, 1854 में। ठीक है, इसमें जो इसका जो मेन एम था वो क्या था कि जो व्यापक शिक्षा प्रणाली और संगठनात्मक रचना की बात की गई थी। मतलब एक व्यापक रूप से एक शिक्षा प्रणाली, एक व्यापक रूप में एजुकेशन शिक्षण, मतलब पूरे देश में लागू कर दी जाए एक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, उसको हमने बात की गई थी बोर्ड डिस्पैच में। इसीलिए बोर्ड डिस्पैच को जो पूरे देश में एक, मतलब एजुकेशन सिस्टम पूरा बनाने की बात की गई थी। तो इसके लिए हम इसको भारत का इसकी क्या क्या कहा जाता है, भारत में इसका एजुकेशन सिस्टम का एक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, महाधिकार पत्र कहते हैं। ठीक है, महाधिकार पत्र कहते हैं। ठीक है, और इसका भी उद्देश्य सेम था, जैसे मैंने बताया था, मैकॉले मिनट का था कि एक नौकरशाही की उत्पत्ति, मतलब जो अपने से उनके अंग्रेजों के लिए काम करने के लिए बहुत सारे नौकरों की आवश्यकता होती थी। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि नौकरशाही की उत्पत्ति कर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। मतलब इसका जो मेन एम था बोर्ड डिस्पैच का, वो क्या था कि नौकरशाही की उत्पत्ति कर, मतलब कि जैसे लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो सब अंग्रेजी सीखेंगे, बाद में हमारा क्या होगा, उनसे इंटरेक्शन आसान हो जाएगा। जिससे क्या होगा, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार भी वो होगा, और बाकी जो लोग सीखेंगे वो अंग्रेजी की तरफ उनका झुकाव भी ज्यादा रहेगा। उनका यही एक उद्देश्य था। ठीक है, और ब्रिटिश संसद की ओर से शिक्षा की नीति के रूप में अपनाई जाने वाली फर्स्ट सरकारी घोषणा थी ये। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, हमने बताया था, एक लोक नौकरशाही की उत्पत्ति करना। ठीक है, इसे सबसे पहले 5 प्रांतों में लागू किया गया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये सब प्रांतों में इसको लागू किया गया था। ठीक है, और बोर्ड डिस्पैच ने क्या किया था, इन सब 5 प्रांतों में क्या था, एक डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी खोले थे। ठीक है, और 1857 चीज आई थी, इसमें कहा गया था कि हमारे भारत में 3 विश्वविद्यालय, जो पहले 3 विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। ये कहाँ कहाँ की गई थी, कलकत्ता में, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी में कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, ऐसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे में खुद की गई थी। ऐसी मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास में, ये 3 यूनिवर्सिटी खोली गई थी। क्वेश्चन आता है कि इन 3 भारत की जो पहली 3 यूनिवर्सिटी थी उनका नाम क्या है, नाम तो आपको पता है, और कौन से एक्ट के तहत आई थी, तो ये बोर्ड डिस्पैच के तहत आई थी। बोर्ड डिस्पैच जो आया था उसके तहत आई थी। और बोर्ड डिस्पैच को हम बोलते क्या है, उसको बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, मतलब शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, इंग्लिश के लिए। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा कौन सा आया था हमारा, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, इसका क्या उद्देश्य था, हंटर कमीशन का था कि जो भारत में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, मतलब व्यवसायीकरण करना एक बड़े लेवल पे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हंटर कमीशन को क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग, ठीक है, आयोग कहते हैं। ठीक है, ये मतलब इसका क्या था कि जो बोर्ड डिस्पैच में जो भी चीजें आई थी उनकी हम जांच करने के लिए क्या कर रहा था, 1882 में क्या करता था, हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य यही था कि मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण करना,
और मतलब जो बोर्ड डिस्पैच आया था उसकी मतलब कौन कौन सी चीजें लागू हुई, उस चीज को क्या करना, जांच जांच करना उसका, उसको जांचना कि क्या क्या चीजें लागू हुई। ठीक है, इसने और इससे इसमें और चीजें, इसमें विद्यालयी शिक्षा को हाई स्कूल सॉरी हाई स्कूल को दो स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया, दो स्ट्रीम बनाकर सरल और कारगर बनाने का प्रयास किया। इसमें मतलब जो क्वेश्चन आता है कि मतलब ऐसा कौन सा कमीशन था जिसने हाई स्कूल को दो भाग डिवाइड कर दिया। एक मिनट जस्ट, और इसमें क्या था, एक स्ट्रीम में जो पहली दो स्ट्रीम में डिवाइड किया था, ठीक है, इसमें पहली वाली क्या थी, पहली स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालयी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, विद्यालयी शिक्षा के लिए जा सकते हैं जो पहली स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो अगले ग्रेजुएशन वगैरह में मतलब जो बीएससी बीए करते थे उसके लिए जा सकते हैं। और दूसरी कक्षा में दूसरी धारा में पढ़ने वाले बच्चे क्या थे, वाणिज्य है और व्यवसायी है और तकनीकी शिक्षा सीख सकते थे। तकनीकी शिक्षा में जैसे जीटीआई आ गया, तो ये सब इनका इंट्रोडक्शन तो बाद में हुआ था इंट्रोड्यूस, लेकिन मतलब ऐसी तकनीकी शिक्षा जिनसे क्या रोजगार पाया जा सकता है, जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, तो ऐसी चीजें वो सीख सकते थे। ऐसी दो ब्रांचेस खोली गई थी, दो स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया था हमारा हाई स्कूल। ठीक है, जैसे आज हम साइंस साइड ले लेते हैं, आर्ट साइड ले लेते हैं, तो उसी हिसाब से डिवाइड किया गया था। अब हम 12th के बाद लेते हैं, लेकिन पहली मतलब 10th के बाद 12th में लेते हैं, तो उसी हिसाब से चीजें हुई थी। ठीक है, हाई स्कूल तक तो परमानेंट होते हैं, सब्जेक्ट फिक्स होते हैं कि इतने आपको पढ़नी है। और इसमें जो व्यवसायिक शिक्षा आरंभ करने का प्रथम प्रयास किसमें कहा गया था, किसमें किया था, ये हंटर कमीशन में ही कहा गया था। ठीक है, आपको। और तीसरा हमारा कौन सा था, विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया गया था, विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी यूनिवर्सिटी थी उनके लिए एक कंबाइन एक बॉडी बनाई गई थी, जो 1902 में बनाई गई थी। और इसी के तहत 1904 में एक विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय नियंत्रण के अधीन विद्यालय शिक्षा होगी, मतलब जितनी भी स्कूल एजुकेशन होंगी वो विश्वविद्यालय के नियंत्रण में ही होंगी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंडर में काम करेंगी। ओके, और जो इस आयोग में कहा गया था कि जो विश्वविद्यालय की जो प्रशासन की जो पुनर्गठन की मतलब अनुशंसाएं भी इसी में की गई थी। ठीक है, और कठोर पर्यवेक्षण जो भी मतलब जो जांच वगैरह होगी वो भी कौन करेगा, वो भी यूनिवर्सिटी ही करेगी। आई होप सो आपकी समझ में आ गया। अब अगला क्या है हमारा, सेटलर आयोग। इनसे कुछ खास ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको एक बार समझ लेना चाहिए कभी कभी स्टेटमेंट बना के, क्योंकि आजकल विश्वविद्यालय शिक्षा को नियंत्रण, विश्वविद्यालय के नियंत्रण इसमें बात की गई थी, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन आप सही कर सकेंगे। एक बार आप गो थ्रू हो जाइए 1.5 या 1.7 में आप चला के अगर वीडियो देख लेंगे तब आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सैडलर आयोग अगला हमारा आयोग है। सैडलर आयोग का क्या था, ये कब आया था, ये 1917 में आया था। ठीक है, 1917 में आया था। इसमें इसमें क्या था, इसका जो मेन फोकस था वो किसमें का था, इंटरमीडिएट कॉलेज, जो इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की बात की गई थी। ठीक है, जो मतलब इंटरमीडिएट कॉलेज है वो स्थापना की जाएंगे। इसमें इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना का हम विज्ञान है, चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है आदि का प्रावधान किया गया। इसकी अनुशंसा में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, किसमें किया गया था, वो हंटर कमीशन में किया गया था। ठीक है, सॉरी, बोर्ड डिस्पैच में किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस वाले में क्या किया, एजुकेशन स्थापित करने की बात की गई थी। ठीक है, जिसके अंदर में माध्यमिक शिक्षा का कंट्रोल होगा। माध्यमिक शिक्षा कौन सी होगी, जो 6 से ऊपर की क्लासेस वो माध्यमिक शिक्षा का मतलब अंतर आएंगी, तो माध्यमिक शिक्षा का नियंत्रण आएगा। ठीक है, सैडलर ने आज की जो 10+2 और जूनियर कॉलेजों की स्थापना का बीज आयोग ने। ठीक है, 10+2 के जो जूनियर कॉलेज की अवधारणा है, जो आजकल चलते हैं, जो हमारे जो मतलब के ऊपर की क्लासेस चलती है, उनकी अवधारणा किसने करी थी, सैडलर आयोग ने। ठीक है, अब हम देखें क्या है, हरटांग कमेटी हमारी। इसमें कोई खास ज्यादा बात की गई नहीं थी। फिर इसका जो ये आया, ये 1929 में 1929 में इसकी स्थापना यूनिवर्सिटी की जो मतलब जो जांच करवाएंगे की एजुकेशन को क्या करना, उसके स्टैंडर्ड को उठाना था। ठीक है, इस समिति मतलब जो अध्यापक की शिक्षा और इसने, और इसकी एक और खास बात थी हरटांग समिति की, इसमें शिक्षा सस्ती, पहली बात तो ये मेन उद्देश्य इसका मेन यही था कि जो शिक्षा की
की जांच, जो ऊपर के एक्ट आए उनमें कौन कौन से काम की गई थी उनकी जांच करने के लिए आई थी, ठीक है। और मेन इसका मेन यहाँ के साथ साथ में से हार्टांग कमेटी ने क्या कहा था कि जो अध्यापकीय शिक्षा है, जो अध्यापक के लिए जो मतलब अध्यापक शिक्षा की बात की गई थी। सॉरी, ये पेन का बटन दब जाता है। अध्यापक की शिक्षा भी मतलब इसमें शामिल की जाए, अध्यापक की शिक्षा, अध्यापकों को भी शिक्षा दिया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, वो कैसे पढ़ाएं, कैसे चीजें करें, तो मतलब उसके लिए किस में बात की गई थी, हरटांग समिति में। ऐसे ही एक आई थी सप्रू समिति। सप्रू कब आई थी ये? 1934 में, ठीक है। ये आई थी कब? 1934 में, मतलब 1934 में, व्यवसायिक पाठ्यक्रम पर जोर देने के लिए। जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हमने ऊपर पूछी थी कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसमें की गई थी, जो मतलब व्यावसायिक जो शिक्षा का व्यावसायीकरण किसमें किया गया था, ये हंटर कमीशन में किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो व्यावसायिक सप्रू समिति में क्या था कि जो व्यावसायिक जो शिक्षा है उसकी बात की गई थी, ठीक है। ये 1930 में इसे इसे किसने, सप्रू समिति को मतलब किसने किया था, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की नियुक्ति, उस उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मतलब बनाया था, उसके उसी के लिए आई थी। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण, मतलब उस टाइम क्या था कि 1934 में यूपी में बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई थी, उत्तर प्रदेश के जो यूनाइटेड प्रोविंशियल जो प्रांत था उसमें बहुत सारी, तो उसी बेरोजगारी कारणों की जांच करने के और इसने एक अनुशंसा भी दी थी, हादू, जो इसने कहा था कि जो जो लेकिन एक बार इंटरव्यू एक बार देखना जरूरी है, अगर आ गया तो क्या कर सकते हैं।